तो स्वागत है आप सबका फिर से, मगर ये सूफी ट्रैम्प हियर नहीं है, ये है किस्सों का कारवां बाय अभिषेक दीक्षित। और इस चैनल पे इस वीडियो में क्या बातें होती है क्या नहीं होती ये सब आपको अभिषेक दीक्षित ही बताएंगे। हम क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं करना चाह रहे हैं, वीडियो ये कंटेंट कहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं वो भी आपको अभिषेक दीक्षित ही बताएंगे। तो अभिषेक दीक्षित बताइए यार ये वीडियो क्या हो रही है। और बाय द वे आप देख सकते हैं हमारे पास ये हमारी गरीबी का कारवां है जो बहुत दूर तक जा रहा है। ये कागज है, कागज के ऊपर माइक चिपका हुआ है, मगर बातें कंटेंट पे होनी चाहिए। बताइए आप। तो जैसा कि अभी हमने बात करी कि इस चैनल पर हम दूसरी तरीके की बात करते हैं, मतलब जैसे नाटकों पे बात करते हैं। अभी तक हमने डेथ ऑफ अ सेल्समैन, खामोश अदालत जारी है, कोर्ट मार्शल, इन नाटकों पर चर्चा करी। आज हम पार्टीशन की एक कहानी लेकर आए हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान जैसे बंटवारा हुआ और नया नया देश बना, तो इस पर असगर वजाहत साहब ने अपनी एक कहानी लिखी थी, जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। तो ये ऐसी कहानी है जब एक परिवार को अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में जाना पड़ता है और कैसी किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कौन लोग वहाँ मिलते हैं, क्या क्या उनको झेलना पड़ता है, कौन वहाँ रह जाता है। इस पूरी कहानी है, इस पूरे नाटक में ये इस कहानी है और हम इस कहानी पर बात करेंगे। तो हम कहानी शुरू करते हैं। शुरू करिए। Yes. So always music on Dr. साहब। yes indeed music with me. वो माइक उधर कर दो, डबल डबल आवाज आ जाएगी। yes. Yeah. My friends expect me to consider all of these things. You know, I have been doing this for a while. my friend, great friend, yeah, My great friend Abhishek Dixit. yeah. हाँ, तो अभी ये सब बंद करते हैं। मैं बात करता हूँ नाटक के बारे में। है चैनल तुम्हारा नहीं है, फुटेज इसी को खाना है। नहीं मैं पीछे आ गया। तो जिस लाहौर नहीं देखे हो जमिया ही नहीं, सैयद असगर वजाहत साहब ने लिखा है। वजाहत साहब के बारे में खैर आपको सुयश भाई और बता ही देंगे, मगर उन्होंने एक्चुअली ये जो एक नाटक है इसेंशियली जो है कई सारी स्टोरीज पार्टीशन के दौरान जो हुआ, लोगों के साथ क्या क्या गुजरा, 4-5 स्टोरीज को एक साथ मिला के ये एक नाटक बताया गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग नाटक है, काफ़ी प्रचलित नाटक है। सबसे पहले इसको 1989 में हबीब तनवीर साहब ने दर्शाया था, जो बहुत ट्रैवल किया है वो प्ले। सिडनी भी गया, लाहौर में भी गया, मतलब लाहौर इज़ द मेन सिटी जहाँ पर ये प्ले बेस्ड है। तो अभी थोड़ी सी बात हम सैयद असगर वजाहत साहब के बारे में बात करेंगे। सुरेश भाई, एनीथिंग टू ऐड? तो देखिए, असगर वजाहत साहब बहुत ही बड़े प्ले राइट हैं, अच्छे लेखक हैं और काफ़ी उन्होंने नाटक लिखे भी हैं। और उन्हें 2014 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला था। और उन्होंने ये नाटक जो है जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं 2001 में पब्लिश किया था, जिसका मंचन ऑब्वियसली जैसे बता दिया कि हबीब तनवीर साहब ने किया था। और इस नाटक की अब मैं कहानी के बारे में बताऊं, बहुत बार चिंतन हो चुका है हबीब तनवीर साहब का, वो उसके बारे में थोड़ा आप हबीब तनवीर साहब। तो हबीब तनवीर साहब अपना रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंदन से पढ़कर आए थे। और हबीब साहब का सिंपल था कि मैं अपना कोई ट्रूप नहीं खोलूंगा। मैं छत्तीसगढ़ के वो थे, वहाँ पर रहकर, छत्तीसगढ़ के ही थे ना, तो वहाँ पर रहकर वो अपना नाटक क्या था, आम लोगों को लेकर, जैसे जो भी वहाँ के रहने वाले हैं, रहवासी हैं, उनको लेकर अपना नाटक बनाते थे। जैसे उनका बहुत फेमस नाटक है चरणदास चोर, वो आपको शायद यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। तो उसमें क्या है कि कोई आप देखेंगे सिर्फ हबीब तनवीर ही हैं जो उस नाटक में पुलिस मैन का किरदार करते हैं, और वही एक हैं जो एक्टर हैं, ट्रेंड एक्टर हैं। बाकी कोई भी ट्रेंड एक्टर नहीं है, पर कितनी खूबसूरती से उन्होंने उन लोगों को डायरेक्ट किया। और यही उनका था कि मैं पढ़ा ज़रूर बाहर हूँ, पर मैं अपने देश में आके बनाऊंगा और ट्रैवल करके और आम लोगों के साथ काम करूंगा। यही तो मेरी ट्रेनिंग का एक वो है। और कई मतलब काफ़ी बहुत ही इनक्रेडिबल काम है ये कि कई लोग का ऐसा होता है वो देश छोड़ के चले जाते हैं, वापस नहीं आ पाते। कुछ मजबूरियां भी होती हैं, मगर ये उनका, इसलिए हबीब तनवीर साहब का एक्चुअली हिंदी थिएटर में एक बहुत ही स्पेशल उन्होंने एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है। बहुत रिस्पेक्ट के साथ उनका नाम लिया जाता है जब भी लिया जाता है। सो दिस वॉज अबाउट हबीब तनवीर। कहानी के बारे में अब बात करते हैं। तो कहानी बेस्ड है, जैसे हमने पहले ही बता दिया, लाहौर में। इनफैक्ट जो टाइटल है ये एक बहुत फेमस कहावत है, क्योंकि क्या था, प्री पार्टीशन लाहौर कल्चरल सेंटर हुआ करता था, व्हाट वाज देन ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया। तो क्योंकि वो कल्चरल सेंटर हुआ करता था, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी हिपी लाइक सिटी थी वो, काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्याल के लोग रहते थे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर एक। और खैर पंजाबी लोगों से तो आप लोग मतलब वाकिफ होंगे ही, बड़े ही खुश मिजाज है ना, खुले दिल के होते हैं, एकदम खुले दिल के, आवाज ऊंची और दिल बड़ा। और पूरा का पूरा लाहौर, ऐसा कहते हैं कि पूरा का पूरा लाहौर लकड़ी का बना हुआ था। खैर वो पार्टीशन को जला दी गया, जो भी हुआ, ये बातें ऐसी प्रचलित तो हैं।
तो इसलिए ये एक बहुत फेमस कहावत रहती थी कि जिस लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, मतलब जिसने लाहौर नहीं देखा वो कभी जन्मा ही नहीं। तो ये काफी मतलब नहीं, वो जन्म नहीं है, वो जमा ही नहीं मुझे, वो जमिया मतलब वो है कि जिस लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं कि मतलब नहीं। एक्चुअली इसका मतलब यही है कि जिस लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। इसका अर्थ यह निकलता है कि जिसने लाहौर देखा नहीं वो जन्मा ही नहीं। हाँ मतलब वही वो कभी मुझे जन्म ही नहीं लिया उसने। अच्छा ठीक दीक्षित साहब दही जमाना चाह रहे हैं। नहीं, वो दही वाली बात आगे भी आती है। आज दही और मट्ठा जाए। तो ये एक बहुत फेमस कहावत थी और इसके मतलब इसका जो अर्थ अभी सुयश ने हमें समझाया उसके ऊपर से आप सोच सकते होंगे कि कितनी बड़ी कितनी इन्फ्लुएंशियल सिटी हुआ करती थी लाहौर। और पार्टीशन के वक्त जब लाहौर पाकिस्तान में चला गया, क्योंकि एक मल्टी कल्चरल सिटी थी, कई सारे अलग अलग कल्चर्स के लोग यहाँ रहते थे, हिंदू भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे, ईसाई भी रहते होंगे। अभी तो एक मिनट, क्या सिंधीज बहुत रहते थे। अरे बाय द वे आप खुद सिंधी हो ना? जी और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये पूरे घर में, पूरे हॉल में यही सारे लोग मिल चुके हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिंधी और ईसाई भी है, सब कुछ यहीं पर है। कैमरा के पीछे ईसाई पाटिल साहब। तो इसलिए ये कहानी का इम्पैक्ट बहुत लाहौर स्पेशली एक इतनी पीड़ित सिटी है एक तरीके से, जैसा सूफियान ने बताया कि पूरी सिटी लकड़ी की बनी थी या ज़्यादातर लकड़ी की बनी थी। तो पार्टीशन के वक्त जब वहाँ पर दंगे हुए, फसाद हुए, कई सारे मॉन्यूमेंट्स, कई सारे स्ट्रक्चर्स जला दिए गए। तो ऐसी कई सारे आप ढूंढने जाएंगे इंटरनेट पर भी, अगर आप ढूंढेंगे तो पार्टीशन की आपको कई सारी ट्रैजिक स्टोरीज देखने मिलेंगी। तो ये एक ट्रैजिक स्टोरी है, मगर इसी ट्रेजेडी में किस तरह अलग अलग किस्म के लोग वापस एक शेयर्ड ट्रॉमा के जरिए एक साथ रहना सीखते हैं, मतलब खुश रहते हैं एक साथ, और कैसे जो एक इनटॉलरेंस का माहौल था वहां पर एक अलग सी टॉलरेंस आ जाती है, जहां पर इतनी नफरत थी वहां पर हमदर्दी आ जाती है। तो यही सब इन्हीं सब थीम्स को कवर करते हुए ये नाटक लिखा गया। अब जैसे ना मैं हाल ही में वरुण ग्रोवर का एक स्टैंड अप कॉमेडी भी देख रहा था और उन्होंने बहुत सही बात कही, पंजाबी ट्रॉमा करके वो वीडियो है, कि मैं जितने भी मेरे दोस्त हैं पंजाबी, वो होता ही है, उनसे थोड़ा बातचीत करें ना आप, तो वो बताते हैं, वो उस वीडियो में भी ऐसा था कि ये जो ट्रॉमा है ना, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, जैसे वरुण ने भी अपनी वीडियो में बात करी थी कि मैं मतलब मेरी नानी मुझे बताया करती थी कि हम वहाँ से जब छोड़ कर आए थे और हम अम्बाला या कहीं रह रहे थे, तो उन्होंने घर के चौखट पर दिया जलाया था। तो मैं बोल रहा इस दिए, एक दिया नहीं अपने चौखट से निकली थी और दिया जला के निकली थी, और जब यहाँ पर आई थी तो एक दिया था जिसमें तेल नहीं था, तो आते ही उसको भरा और जलाया, और फिर इतना ही बोला कि इस उम्मीद में कि वहाँ भी मेरे घर के चौखट पर भी पाकिस्तान में कोई वो दिया जला रहा होगा। तो ये जो है ना कि ऐसा इस पर बात कर लेना, जिस पे बीती है बहुत बीती है। खैर, नाटक इसी बारे में है। और आप देखेंगे कभी गुलजार साहब को, अगर आप पढ़ते हैं, मैं बहुत शौकीन हूँ गुलजार साहब को पढ़ने का, तो गुलजार साहब की मोस्टली पोइट्री तो आप देखेंगे उसमें बहुत बड़ा हिस्सा निभाता है पार्टीशन। इनफैक्ट जैसे मैं पीयूष मिश्रा साहब के साथ भी काम कर चुका हूँ, उनके गाने जो आप देखेंगे कभी, वो सारे पार्टीशन के ऐसे दर्द को बयां कर जाते हैं। शायद आप हुस्ना कितना बयां कर गया, आप और मैं शायद उससे रिलेट ना कर पाए, क्योंकि अभी हम इस नई पीढ़ी के हैं, जेनजीज पे तो नहीं आए हमें, लेकिन स्टिल, मगर जो पुरानी पीढ़ी है हमसे, जो हमारे दादा हो गए, उन्होंने सब अपनी आंखों के सामने देखा है, उन्होंने घर जलते हुए देखा है, उन्होंने देश बंटते हुए देखा है। आप सोचिए, आज जैसे हम लोग, मैं दीक्षित, हम दिल्ली से हैं, हम यहाँ पे पुणे में रहते हैं, हमें पता है कि हम दिल्ली जा सकते हैं, फिर भी कभी कभी घर की याद आती है। जैसे जाकिर खान साहब का वो है ना कि घर नहीं जा पाए ना, इस बार भी कैसा फील होता है, आप सबको भी रिलेट हो जाता है। मगर सोचिए कि देश बट गया, और देश बटने के बाद उनको पता है कि अब ये साकित हो गया है कि अब कभी भी वो अपने देश, अपने मुल्क, अपने वतन नहीं जा पाएंगे। इसी की पूरी पीड़ा को बयान करते हुए नाटक चल रहा है। थोड़ा बहुत मैं नाटक बताऊँ, क्या प्रेमाइसेस है? हाँ, वो मैं नाटक की शुरू कर रहा था। एक स्टोरी, मतलब मुझे भी तुमने जो बात कही उससे याद आई। मेरा एक दोस्त है, बचपन का दोस्त है मेरा, रोहित। उसकी नानी जो है, उनके पिताजी वो लाहौर रहते थे, तो उन्होंने भी कुछ कहानियाँ ऐसी बताई थी हमें। हाल ही की बात है, मतलब मैं जब लास्ट टाइम उसके घर गया था कुछ ही महीने पहले, तो वो बता रही थी कि उनके गांव में कई मुसलमान पाकिस्तान चले गए, और कई जो लाहौर में जो हिंदू थे वो हिंदुस्तान आ गए, तो और ये लोग जलंधर भाग आए थे। तो वो बताती थी कि कई सारे लोग, मतलब जो आप सोचिए कि किस तरह का माहौल था ये, कि आप अपने पड़ोसी पर इतना भरोसा करते हैं
कि आपने अपनी जमीन जायदाद उनके नाम कर दी कि भाई आप मेरा जो ये यहाँ घर था उसका आप ध्यान रख लीजिएगा। अब इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो वो जमीन हड़प लिए, आपदा में अफसर। मगर कुछ लोग ने वाकई मतलब जब सब कुछ शांत हो गया, सब हो गया, प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस री अरेंज करवाए, कुछ जो उनके हीरे जेवरात थे वो वापस पाकिस्तान भिजवाए। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम था हिस्ट्री के लिए, जिसके बारे में उतनी बात होती नहीं है। खैर नाटक क्या है क्या नहीं है बताइए। जैसा कि कहा कि मुस्लिम फैमिलीज को पाकिस्तान जाना पड़ा था और हिंदू फैमिलीज को हिंदुस्तान आना पड़ा था। तो यही कहा नाटक वहीं से शुरू होता है कि एक परिवार है जो लखनऊ बेस्ड है, उनको पाकिस्तान जाना पड़ा, लाहौर में रह रहे हैं और उनको एक 22 कमरों की हवेली अलॉट हुई है। सिकंदर मिर्ज़ा साहब जिनको वो अलॉट हुई होती है और उनका परिवार, वाइफ और 2 बच्चे। अब वो देखते हैं कि देख लो, जब हमें कोई नया घर अलॉट होता है तो वो पूछते हैं कि ये कैसा है हवेली, बड़ी हवेली है, ये है वो है। मिर्ज़ा साहब यही कहते हैं कि लेकिन हमारे घर जैसा तो नहीं है, क्योंकि वो हमारे घर वाली बात तो नहीं थी उसमें। तो 22 कमरे की हवेली भी, चाहे वो 2 कमरे का मकान होगा लखनऊ का, वो पूर्ति नहीं कर पाती, कुछ भी पूर्ति नहीं कर पाता। तो एनीवेज वो रहते हैं, फिर वो इधर उधर घर पे उनके बच्चे इधर घूमते हुए देख रहे होते हैं घर में क्या क्या रखा है क्या नहीं रखा है। तो जो लड़की है तन्नो, वो ऊपर जाती है स्टेयर से और वो बोलती है यहाँ घर में तो पहले से ही कोई रह रहा है। तो उस घर से वो सीढ़ियों से उतरती हुई एक बुजुर्ग महिला आती हैं। अब जैसे कि इन्होंने बात कही थी 1989 में पहला नाटक हुआ था, मंचन हुआ था, वो बुजुर्ग महिला का किरदार उस समय हबीब साहब ने एक आदमी से करवाया था, एक महिला का किरदार आदमी से कराया था। और जब वजाद साहब से भी हमारे थिएटर में आए थे तो वजाद साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि कई नाटक ऐसे हुए हैं उस समय कि महिलाओं वो जो माई का किरदार है, बूढ़ी जो रह जाती हैं, माई का किरदार आदमी ने किया है। क्यों? क्योंकि जब पंजाबी महिला जब एजेड हो जाती है तो उसकी कड़क आवाज़ हो जाती है और बड़ा गठीले हाथ और ये सब हो जाता है। तो अगर आप देखें तो उस तरीके से जस्टिस भी हो जाता है आवाज़ के साथ भी। और उस समय क्या है कि इतने फीमेल एक्टर्स भी शायद नहीं मिलते होंगे, ये एक बहुत बड़ा रीज़न था, बट ऐसे भी उन्होंने जस्टिफाई किया। एनीवेज वो माई उतरती हैं और सब ये देखते हैं कि आप इस घर में क्या करें, क्योंकि ये तो मेरा घर है ना, मुझे अलॉट हुआ है। तो वो बोलती है कि ये घर मेरा है, रतन लाल जौहरी मेरा बेटा है और ये घर मेरा है। फिर ये होता है कि उनके बीच में बहस होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप अब ये हिंदुस्तान बन गया, आप हिंदुस्तान जाइए, ठीक है, ये पाकिस्तान है, ये लाहौर है, यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है, इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए और आप रह गई हैं, आप चले जाइए। तो वो नहीं मानती कि मेरा ही घर है, मेरा बेटा गया था 2 महीने पहले गया था, अब तक लौट कर नहीं आया, जब तक वो नहीं लौट कर आएगा मैं उसका इंतजार करूंगी, क्योंकि वो यहीं लौट कर तो आएगा, अपने घर ही तो आएगा। तो एनीवेज मिर्ज़ा साहब फिर परेशान हो जाते हैं और वो जाकर कस्टोडियन ऑफिस जाते हैं और फिर बात करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जो वहाँ पर रह रहा है वैसा मकान, वो मकान मुझे अलॉट कैसे हो सकता है जहाँ पहले से ही कोई रह रहा है। अब आगे तो बाय द वे ये हम आगे बढ़े में आपने देखा होगा मैं थोड़ा फ़ोन निकालने लगा था। फ़ोन में मैंने एक बहुत खूबसूरत, एक बहुत काइंड ऑफ मान लीजिए महाकाव्य है, वैसे नज़्म का बहुत बड़ा कलेक्शन है मुनव्वर राना साहब का, जो इसी पे बेस है, जिसका नाम है मुहाजिरनामा। अब मुहाजिरनामा मतलब क्या है कि जब यहाँ से हिंदुस्तान से जब लोग गए थे पाकिस्तान में, रेफ्यूजीज़ को मुहाजिर कहते हैं। अभी उमेद भाई के पास माइक नहीं है वरना उनकी आवाज़ आती है अभी इसमें। तो वो गए थे, तो उसके ऊपर ये है 2-3 शेर, बहुत लंबा है ये, लेकिन मैं 2-3 चीज़ जो अच्छा लगता है मुझे वो बताता हूँ आपको कि मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं, और नई दुनिया बसा लेने की एक कमज़ोर चाहत में पुराने घर की दहलीज़ों को सूना छोड़ आए हैं। और एक कल फल वाले को बताना पड़ा हमको कि जहाँ से आए हैं इस फल की बगिया छोड़ आए हैं। तो मैं तो देखो अभी भी इमोशनल हो जाता हूँ ये सब चीज़ें सोच के कि यार क्या बीतती होगी लोगों पर, अपना वतन, अपना देश, अपना मैं बता रहा हूँ आपको। अब आप नोटिस करिएगा, आप आपके बेडरूम में अगर मान लीजिए एक सामान पड़ा है जिसको आप नोटिस भी नहीं करते हैं, लेकिन जिस दिन वो चले जाते हैं वहाँ से आपको खालीपन होता है कि यार इस घर में उस कोने में कुछ चीज़ रखा हुआ था। वो तो अपना घर, अपना वतन, अपने लोग, अपनी हवाएं सब छोड़ा है। कई बार ऐसी शायरियाँ भी निकल के आती हैं कि यार हम जब थे हिंदुस्तान में, जब ऐसे एक बहुत बड़ी नोवेल है 2 लोग करके, गुलजार साहब की, मैंने पढ़ी हुई है, उसमें एक बहुत अच्छा इंसिडेंस आता है कि वो बोलता है कि खाट बिछा के सो रहा होता है, पाकिस्तान में होता है, खाट बिछा के सो रहा होता है, चांद दिख रहा होता है। तो एक आके बोलता है क्या दिख रहा है आसमान में, कहता है पता नहीं यार यहाँ का चांद हमारे वाला चांद नहीं है,
मतलब ऐसे ऐसी इंसिडेंसेस हो, लोग क्या क्या मिस करते हैं वो तो पता ही नहीं चल सकता। एनीवेज ये थोड़ी बहुत बातें थी। हाँ, हम कहाँ थे आप बताइए। हाँ, तो हम कस्टोडियन ऑफिस में पहुंच जाते हैं, मिर्जा साहब। हाँ। अब वहां पे कस्टोडियन मतलब कि जो डिपार्टमेंट जो अलॉट अलॉट करता है, थोड़ा लीगल डिपार्टमेंट। तो अब देखिए, आप इमेजिन कीजिए वहां पे कितनी भीड़ होगी। वहां पे उन्हें देखिए ये पता चलता है कि अगर आप इस चीज की दरख्वास्त देंगे कि भाई बुढ़िया को वहां से निकाला जाए, तो ये भी हो सकता है कि भाई आपको वहां से निकाल दिया जाए और अपने किसी सिंधी अजीज को ये हवेली दे दी जाए। अब ये देखिए कॉन्फ्लिक्ट इधर ये आता है कि वो यहाँ वही वाली तुरंत बात नहीं है। आए हैं। हाँ। वो यहाँ पे कैंप में कई महीनों गुजार के आए हैं। तो अगर ये हवेली हाथ से चली गई हाँ। तो वापस वो कैंप में तो नहीं जा सकते, तो उन्हें ये जिम्मा अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और यहाँ पे एक और किरदार की एंट्री होती है। किरदार के बारे में बताया जाता है बेसिकली कि आप उसे ये काम सौंप दीजिए और वो बुढ़िया को ठिकाने लगा देगा। और उसके बाद जो है, और उस समय ठिकाने लगाने का मतलब तो वो समझते ठिकाने हैं। अब ये समझिए कि मिर्जा साहब यहाँ पे आए हैं, सभी लोग उनके ही मजहब के हैं, लेकिन फिर भी अनजान लोग हैं, अपना वतन नहीं है, अपनी जमीन नहीं है, सब अनजान लोग ही हैं। तो एक अंडर कॉन्फिडेंस है पूरे परिवार को कि ये नई जगह पे हम कैसे डील करें। और उसके बाद वो घर जाते हैं, इसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। और आगे चलिए आप। आगे होता ये है कि फिर थोड़ा उनमें डिस्कशन होता है और उनका जो छोटा बेटा है, जवान रहता है, जवान खून, काफ़ी प्रोएक्टिव, वो चाहता है कि वो इस सिचुएशन का जिम्मा ले कि मैं इस सिचुएशन को सजेशन ढूंढता हूँ। और वो जाता है एक ऐसे शख्स से मिलने जिसका नाम, जनाब चिंगम चबा रहे हैं ना, इसलिए जबान ये आप बोलिए। तुम तो मुंह पर। अरे यार, अब तो वीडियो के बाद तो वो जाते हैं फिर एक ऐसे शख्स के पास जो काफी टाइम से ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सर पर लेकर कम्युनिटी को साफ कर रहे थे, जिसका नाम था याकूब, जिनका जिक्र हुआ पिछले सीन में। याकूब खान उस इलाके का पहलवान था। और बाय द वे सूफियान कई बार याकूब इस खान प्ले से में मिले। एक किरदार कर चुका है। हाँ। आप एक बहुत बढ़िया लाइन है। नहीं, प्ले में किरदार नहीं कर चुके हैं सुफियान भाई, वो है जो सबसे ज्यादा याकूब खान से मिल चुके हैं। वो बात है। तो खैर, अब देखिए, आप किसी नए देश जाते हैं, नई जगह जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने नहीं वो नहीं। हाँ, मैं बता रहा हूँ एक चीज, उसमें आ रहा हूँ कहाँ पे हमारे हैं। इस सीन के बाद जब उनका जवान लड़का, जवान खून जो है ना, जो खून जो गर्म होता है, उस गर्मी को निकालने की सोचता है कि अब जाते हैं, हम ही हैंडल करते हैं मामला और इनसे बात करने जाएंगे। तो बेसिकली जाता किस जगह पे है वो, उस नाटक में ऐसा दिखाया गया है कि हर जगह, हर देश में, हर स्टेट में, और वो एक अड्डा होता है लोगों को मिलने का। चाय की जैसे- टपरी। हाँ, चाय की टपरी है वहाँ पे लोग मिलते हैं। वैसे जैसे गांव में होता है कि पूरे बूढ़े लोग मिल गए, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बात कर रहे हैं, ऐसे अड्डा होता है जहाँ पर हर वर्ग का, हर जगह का इंसान आके मिलता है। आप नोटिस करेंगे, आप कहीं किसी चाय वाले के पास जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो वहाँ पर अमीर भी बंदा आएगा, गरीब भी बंदा आएगा। बेसिकली वो एक ऐसे पॉइंट होता है जो सबको जोड़ देता है, हर घरों को जोड़ देता है। और जितना चाय वाले को पता होता है उतना कहीं किसी को नहीं पता होता। तो वो याकूब साहब भी यही करते हैं कि कौन सी उनका वही है सोर्स ऑफ क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन की, किसको कौन सी अलॉट हुई, वो जो कौन सा घर बकाया रह गया है, अच्छा उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। तो फिर ये वहां सब- पे जिक्र आता है कि रतनलाल जोहरी का भी मकान अलॉट किया जा चुका है। बेसिकली वो वही डार्क के हिसाब से देखा जाए तो वही ओरिजिन बन जाता है, जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आके मिल रही होती है। अब वहाँ पर वो उससे बात करने आता है। वहाँ पर एंट्री क्या हो रही है? पहली बात तो एक आपको देखिए कितने किरदार कैसे लिखे गए हैं। किरदार लिखा गया है एक अलीमा एक आम इंसान जो चाय बनाता है। वो आम इंसान दुनिया को जोड़ने का पॉइंट बनाया गया है नाटक में। आप देखेंगे उस गहराई से कि आम सा इंसान है, लेकिन वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मेजरली पहुँच रही है, वहीं से चीज़ें बढ़ रही हैं। और वो टपरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाके सारी की सारी फिलोसफिकल बातें भी होती है। कैसी होती है? उस टपरी पे आता है एक किरदार नासिर काज़मी, जिसको मैं निभाता था अपने थिएटर में। तो नासिर काज़मी क्या है? नासिर काज़मी आया है अम्बाला से अपना वतन छोड़ के पहुंचा है पाकिस्तान। अब वो पाकिस्तान में, और शायरों की एक कमाल की खूबसूरत बात होती है। हमारे अभिषेक दीक्षित साहब भी शायर है, उन्होंने एक किताब भी लिखी है। बेसिकली किताब का नाम बताइए आप। मरहम है उसका नाम। मरहम है। और शायरों की सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अपने इमोशंस को, अपनी बातों को मरने नहीं देते। अपनी चीज़ों को इसलिए बोलते भी कि कभी किसी पोएट से प्यार मत करना, मतलब लड़की के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि पोएट अपनी प्रेमिका को कभी मरने नहीं देता, अमर कर देता है। तो वहाँ पे सारी बातें हो रही है। तो पहलवान साहब से नासिर काज़मी, उनका डिस्कशन होता है, डिबेट होती है। पहलवान एक बैल बुद्धि का आदमी मान लीजिए, जिसको काला और सफ़ेदी दिख रहा है, और यहाँ पर और काला बेसिकली पहलवान को काले दिख रहा है। उसको पता है कि हड़पना है, माल लेना है, विलन है मोस्टली। उसका खुद के भी रीजंस होंगे, वो बाद में आगे चल के नाटक में बताता है कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, ऐसा मारा किया, पिटा गया।
लेकिन वो बातें खैर अभी आगे चलते आएंगी नाटक में। वहाँ पर आता है जहाँ पर नासिर काज़मी अपनी बातें करते हैं, फिलोसफीज बताते हैं और चीज़ें और बेसिकली नाटक में कहा जाता है, हम जब हम थिएटर में करते थे, हमारे सर जो हैं अभिजीत चौधरी सर, वो बोलते थे नासिर काज़मी और आगे चल के एक मौलवी साहब आते हैं, वही नाटक को बता रहे हैं बेसिकली, बाकी सब तो बस अपने निभा के जा रहे हैं पार्ट, कि नाटक का मर्म जो है, बोलना क्या चाह रहा है उसमें बहुत वही बताता है। जैसे नासिर काज़मी का एक सीन आता है जिसमें वो शाम चिड़ी ढूंढ रहा होता है, वो करेंगे बात, उस पर बात करेंगे। हाँ, मगर मैं जो कहलवाना चाह रहा था वो तो आप भूल ही गए, हाँ, है ना? sorry। तो क्या होता है कि जब ये दोनों आते हैं सीन में, तो नासिर काज़मी पूछता है, क्या पूछता है पहलवान से, कि आप च्युइंगम क्यों खाते हैं? उस समय में च्युइंगम होती नहीं थी। यस, आप बताइए, पूछो। पूछो। अच्छा, पहला चलिए, डायलॉग। नासिर ठीक है। काज़मी का जो आपकी पहला तारीफ। आपकी तरह तो हाँ मैं बता दूं, इसमें डायलॉग ये बात होती है कि नासिर काज़मी मस्त बहुत सिनेमैटिक सीन बना है, वो पे चाय पी रहा होता है, एक शायर वो पूछता है पहलवान उससे आके कि तुम्हारी तारीफ तो मतलब आपकी तारीफ क्या है, तो बोलता है कि वक्त के साथ हम भी ये नासिर खारो खस की तरह बहाए गए, कि हम तो कूड़े की तरह बहा दिए गए हैं, ज़माने से हम तो शायर थे, हमें तो अपने मुल्क से भगा दिया गया है। फिर नासिर काज़मी पूछता है भैया ठीक है अब आपकी तारीफ। नासिर काज़मी वो प्रेमी आदमी है कि दुनिया में सोचा सब जगह इमोशंस है, तो सब दिख रहा है कि अगर उससे जब सवाल पूछा गया कि आपकी तारीफ क्या है, तो बोलता है कि मैं तो बहा दिया गया ना, एक कूड़ा था ना, मामले निकाल दिया गया, तुम भी तो निकाल दिए गए होंगे शायद। तो पूछता है आपकी तारीफ, तो बोलता है कौम का खादिम हूँ। अब कौम का खादिम को बोलता है अच्छा अब तो तुम हाकिम हो। हाकिम मतलब कि भैया वो आदमी जो कंट्रोल करेगा, जो मारेगा, हुकूमत चलेगी जिसकी, वहां से वो समझ में आता है नासिर काज़मी को, और वो किरदार समझ में आता है। दो अलग अलग आइडियोलॉजीज दिखती है, एक आइडियोलॉजी ये है कि जो आम लोगों की मोहब्बत की बात करने वाला आदमी है, और एक आइडियोलॉजी ये दिखती है कि जो बंदा हुकूमत करना चाहता है, और हुकूमत कैसे करना चाहता है, डरा धमका के करना चाहता है, वही बात चल रही होती है। यस। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जहाँ सारे किरदार जो भी लिखे गए सब काल्पनिक हैं, ठीक है, सिर्फ नासिर काज़मी एक किरदार ऐसा है जो हकीकत में नासिर काज़मी नाम के शायर रहे हैं, ठीक है, और उनको वजाद साहब ने यही कहा था कि मतलब मैंने उनके बारे में पढ़ा, उनकी जो भी पोएट्रीज हैं वो भी पढ़ी, लेकिन मैं उनसे मिला नहीं, लेकिन जो इमेजिनेशन होती है राइटर की उस हिसाब से उन्होंने लिखा। और उन्होंने एक शायर के पॉइंट से, जैसा उन्होंने कहा कि दो ही लोग हैं नाटक के बारे में जो बता रहे हैं, बाकी तो सिर्फ निभा रहे हैं, तो वो बताने की एक शायराना अंदाज से बताना चाहा। हाँ, तो जब अगेन वंस अगेन मिसिंग द पॉइंट, सो आई विल जस्ट, च्युइंगम नहीं खा रहा ना मैं, हाँ Yes. फिर भी मैं गड़बड़ा इसलिए रहा भूल गया ना। हाँ, Yes. तो वो पूछता है कि आपकी तारीफ, तो कहता है असी कौम ना खादिमा, तो कहता है फिर तो आपसे डरना चाहिए। क्यों? केवल देश ही नहीं बदले, शब्दों के अर्थ भी बदल गए। अब खादिम का मतलब हो गया है हाकिम, और हाकिम से कौन नहीं डरता। ये इम्प्रोवाइज करके नाटक करते थे तो एक आध लाइन छोड़ किया बहुत बार है, लेकिन दो चार बार इम्प्रोवाइज किया। या तो इन्होंने भी ये वो किरदार, उस पर बात नहीं करेंगे। यहाँ पे पता नहीं जबरन में लोग पर्सनल हो रहे हैं, जरा चिल। नहीं चलिए, च्युइंगम सबको खानी चाहिए मेरे ख्याल से। तो बात ये है, हाँ, तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो जब इन दोनों का इंट्रोडक्शन होता है, एक सेकंड और, कि ये भी देखिए कि जो राइटिंग है वो कितनी अच्छी है कि जो लाहौर में रह गए हैं, मतलब जो लाहौर के एक्चुअल रहने वाले जो रह गए हैं, याकूब हो गया, अलीमा हो गया, या फिर माई जो रह गई हैं, वो सब पंजाबी बोल रहे हैं। क्योंकि लाहौर पंजाब के पास था, और लाहौर में पंजाबी बोली जाती थी। इनफैक्ट आज भी कई लोग बोलते हैं पंजाबी भाषा शायद पंजाबी है, उनकी भाषा ही है पंजाबी। मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो बोलते हैं ना कि शब्दों के अर्थ ही नहीं बदले हैं, वो ऐसा नहीं है। वहां पे बस दिमाग में आपने शब्दों के अर्थ बदल लिए हैं। बोली आज भी वही है जो पहले बोली जाती थी, और वो आज भी यही बोली जाती है। इनफैक्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो वसीम अकरम का हिंदी बोलते वक्त एक बहुत स्ट्रॉन्ग पंजाबी एक्सेंट आता है, क्योंकि वो लाहौर से हैं। हमारे डॉक्टर साहब एक बार एक्टिंग उतारेंगे प्लीज। हाँ, अब नहीं वसीम अकरम की तो नहीं उतार पाऊंगा यार, उतना लंबा चौड़ा, इतना स्मार्ट हैंडसम आदमी, तुम इधर छोटे मोटे को बोल रहे हो। एनीवेज, नाटक में आगे बढ़ते हैं। फिर जैसा कि इन्होंने कहा था कि उनका जवान लड़का जावेद जो है, नासिर काज़मी के जाने के बाद जावेद मिलता है याकूब से और बताता है ये माजरा है कि ये जा नहीं रही हैं। तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, हम आके देख लेंगे। याकूब को यही था कि देख लेंगे। फिर वो आता है याकूब, और उनके घर आता है सिकंदर मिर्ज़ा के, और वो बताता है कि मुझे बात पता चली है कि आपके जो ऊपर वाला, क्योंकि 22 कमरों की हवेली है जिसमें 11 कमरे नीचे हैं, 11 ऊपर होंगे, तो ऊपर वाला किसी को अलाउट नहीं हुआ है, तो ये मेरे दोस्त हैं, इनको दे दीजिए। मोहम्मद शाह, उनका एक ही डायलॉग है क्या, मोहम्मद शाह को दे दीजिए,
तो क्यों, वो कहते मैं क्यों दे दूँ, ये तो मुझे अलॉट हुई है। लेकिन कहता है ऊपरी मंजिल पर आपका कब्जा नहीं है ना, क्योंकि वहाँ तो कोई और रह रहा है। तो कहता है ये मेरे घर का निजी मामला और मैं किसी और को, मतलब आप यहाँ पे हड़पने ही आए ना। तो मिर्ज़ा साहब को ये समझ आता है कि जावेद जिससे मदद मांगने गया था उसकी नज़र हवेली पर है, वो कोई मदद करने वरने वाला नहीं है। और फिर वो बोलता है अगर आप सीधी तरीके से नहीं मानेंगे तो फिर और भी तरीके हैं, और फिर वो एक बहस हो जाती है और दोनों के बीच में। इस बहस में एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग आता है, उसमें ये आता है कि जब मिर्ज़ा साहब और पहलवान की बहस हो रही होती है तो वो बोलता है कि यार मिर्ज़ा साहब बात मानिए मेरी, आप इसको हटवा दीजिए और उसके जगह एक मुसलमान बिरादर रहेगा। तो आगे मिर्ज़ा साहब बहुत खूबसूरत डायलॉग बोलते हैं कि इसमें इस्लाम और कुफ्र कहाँ से आ गया, अगर आपको हटवाना है बात करनी तो पुलिस को बुला के लाइए ना, आप यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं। वहाँ दिखाते हैं कि राजनीति जो उस पॉइंट पे चल रही थी वो मजहब की वो लेके चलना चाह रहा था, और जहाँ पर उसी पॉइंट पे नाटक तोड़ देता है कि भैया इस्लाम और कुफ्र कहाँ से आ गया, यहाँ पे आप जो बात किस बारे में कर रहे हैं, पुलिस को बुलाइए, लीगल है। तो वो था। हाँ, तो एनीवेज फिर ये होता है और इसके बाद एक नया किरदार इंट्रोड्यूस होता है नाटक में, या इस सीन से पहले ही इंट्रोड्यूस हो गया, इसी सीन के बाद तो इंट्रोड्यूस होता है, वो है मौलवी। तो अब मौलवी के बारे में उन्हीं से जानते हैं जिन्होंने मौलवी किया है, तो कई बार किया है। वैसे मैंने मौलवी के साथ साथ बाकी किरदार भी किए हैं, लेकिन हमारे थिएटर किया है तो देखिए। ये पर बात ये है ना कि अब राइटर ने लिखा है और हर एक्टर का एक सपना होता है कि जब मैं वो नाटक करूं तो बाई चांस जो राइटर है वो देख ले। तो इनको तो 2 बार मौका मिला है कि इन्होंने 2 ऐसे नाटक करे हैं जिसमें दर्शक सामने ही बैठे, हाँ दर्शक में ही बैठे थे लेखक। तो वजाद साहब बैठे थे जब इन्होंने मौलवी किया, इसलिए मैंने कहा कि आपने मौलवी जी बिल्कुल। बाय द वे एक मिनट और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सुरेश भाई कौन है और उनको भाई क्यों बोल रहे हैं। बाय द वे ये हमारे जब हमारे थिएटर में सबसे सीनियर हैं और सबसे सीनियर मोस्ट एक्टर भी थे उस समय जब हम पहुंचे थे वहाँ पर, और सबसे बेहतरीन एक्टर थे। और आप इस बात से अंदाजा लगाइएगा कि नाटकों में जितने भी नाटक वहाँ हुए हैं शायद ही कोई किरदार ऐसा है जो सूरज भाई के थ्रू नहीं गया हो। ये हर नाटक में मोस्टली हर किरदार कर चुके हैं, हड़प लेता था मैं किरदार। बाकी ये इस नाटक में पहलवान कर चुके हैं, इस नाटक में मिर्जा कर चुके हैं, मौलवी कर चुके हैं, नासिर काज़मी कर चुके हैं। हम तो छोटे मोटे इधर उधर जो 1-2 किरदार जो निभा सके हमें मिलते थे, ये हर एक में फिट हो जाते हैं। आप बताइए। यस, तो बात आती है, चलिए अभी हम मौलवी जो कि किरदार यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। वजाद साहब जब हमारे थिएटर में आए थे, जब मैंने नाटक किया था उनके आगे, ये अगले दिन उनसे बातचीत हो रही थी हमारे थिएटर में, और उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी मतलब उनके हिसाब से कही थी कि इस नाटक का उनके हिसाब से लीड जो था वो था मौलवी। ठीक है, क्योंकि उनके कहने का शायद ये मतलब था कि पूरे नाटक में जो मौलवी सबकी धारणाएं बदलता है। आगे एक सीन आता है जिसमें मौलवी सबसे वाकिफ होते हैं, सभी लोग बैठे होते हैं और मौलवी होते हैं वहाँ पे, और वो उनको कुछ सिखाते हैं जो कि सब समझ जाते हैं, बस एक मोटी बुद्धि वाला इंसान नहीं समझता है, याकूब खान। जी, तो वही होता है, याकूब खान इधर भी वही इंटेंशन से आता है कि भाई ये एक मजहबी आदमी है, ये मेरी बात समझेगा अगर मैं इसे ये जो पूरा इसे एक मजहब का एंगल दे दूं। सुरेश भाई एक बार हो ही जाए, इथे मैं पेट्रोमैक्स ले आवांगा। तो मौलवी हाँ, इथे मैं पेट्रोमैक्स ले आवांगा, ऐसा पहलवान कहता है। हाँ, और मौलवी कहते हैं कि खुदा दा घर तो रोजे नमाज से रोशन होता है पहलवान, तुम नमाज पढ़ने आया करो। यस, और इधर ही खत्म हो जाता है कि ये पहलवान मजहबी आदमी नहीं है जिसका दिखावा करता है वो, है ना। और वो बस मौलवी के जानना चाह रहे थे कि ये मेरा साथ देंगे कि नहीं, क्योंकि अब तक जहां तक भी गए थे उनको नाकामयाबी हासिल हुई थी, कोई उनका साथ नहीं दे रहा था। मैं हमेशा बोलता हूँ जो मजहब का जो एंगल है ना, वैसे थोड़ा कॉमेडी में बोलते हैं कि ये ना सब ना जो ज्यादा उसको समझ नहीं पाते, गहराई में जाते, वो ना वाईफाई का मॉडल उन्होंने चला रखा होता है, सब कनेक्ट करना चाह रहे होते हैं, बीच में एक ना एक राउटर रोक देता है, भाई नहीं ये हमसे कनेक्ट मत करो, अपना मतलब पर्सनल काम है ना, किस तरह से वो एंगल देके निकलवा ले, तो वही चीज ये होता है। और मतलब ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट टाइम का भी इसका ऐसा है कि उस जमाने में मंदिर और मस्जिद लोग बहुत जाया करते थे, अपने रिलीजन को बहुत मानते थे, फॉलो करते थे। तो एक मौलवी को बराबर पता है कौन सी नमाज पढ़ने आता है। तो ये डायलॉग ये भी बताता है कि ये जो बंदा है जो मजहब की बातें कर रहा है, ये अभी नहीं, एक हफ्ते से नहीं, ये कभी भी मस्जिद नहीं आया या फिर काफी समय से नहीं आया। एनीवेज, तो हाँ, बस यही बातें चलती है कि उस बुढ़ी को यहाँ से भगा दिया जाए, क्योंकि वहां पे अपना कोई मुसलमान बिरादर रहेगा, उसे वहां से हटा दिया जाए। और मुसलमान बिरादर अपने बलबूते थे किधरे होर नहीं रह सकता, ये मौलवी का जवाब था।
और यहाँ से ही हार मान के याकूब खान वापस चले जाते हैं। आखिरी शब्द मौलवी के सुनते हुए कि अगर लड़ना ही है तो अपने नफ्स से लड़ो, खुदगर्जी आराम और आसाइश से लड़ो, पेहारा ते बुढ़ी औरत नाल लड़ना इस्लाम नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों वजाद साहब कहते थे कि मौलवी इस नाटक के लीड हैं। और बाय द वे असगर वजाद साहब के बारे में अगर आप जान के पढ़ेंगे तो आपको नाटक जैसा लग रहा होगा कि थोड़ा बहुत सारा कोई स्पेसिफिक मजहब के बारे में बताना चाह रहा है, अच्छी बताएं, वो ऐसा नहीं था। वो खुद असगर वजाद साहब बहुत ही हाईली लिबरल आदमी है, काइंड ऑफ कि वो इतना बिलीव नहीं करते रिलीजियस सिस्टम्स में कि उसको पकड़ लें। वो एक सहारा लेके उस वक्त की बात करने के लिए उस मजहब को उठाया जिस जगह पर उन्होंने उसको उस नाटक को बनाया है। मैं एक्चुअली शुरुआत में ही जब हम नाटक के बारे में बता रहे थे तो ये चीज़ कहना चाह रहा था कि हम मजहबों के बारे में पढ़ते हैं, मजहबों को जानते हैं, ये मजहब, और हर तरीके से देखा जाए तो हर मजहब अपने आप में बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम एक छोटे से मजहब को जो कि बहुत अहमियत रखता है उसे भूल जाते हैं। और उस चीज़ पे ही वजाद साहब ने गौर किया है, वो है इंसानियत का मजहब जो होता है, जो बेसिकली हम लोग इंसान जो आप इसके अगला सीन जब आता है थोड़ी देर बाद मैं वही बता देता हूँ आगे बढ़ते बढ़ते कि बात ये हो रही होती है अब तक मिर्जा साहब जो है फैमिली को डाइजेस्ट कर चुके हैं, अपनी जो गुड़िया रह गई थी उनको माई कहने लग जाते हैं, उनको माँ कहने लग जाते हैं। तो इवेंचुअली देखते हैं जो माई थी वो भी इंसानों की फितरत है कि इवेंचुअली डाइजेस्ट कर जाता है सिचुएशन। मैं हमेशा सोचता हूँ कि इंसान का दिमाग कैसा बनाया है इस नेचर ने कि एक हद पे जाके वो सारी सिचुएशन को डाइजेस्ट करके जीना लग जाता है। कई माएँ अपने बच्चों की मौत बर्दाश्त कर जाती है, मैं मतलब हम साइकोलॉजिकली समझ नहीं पाते, लेकिन इंसान की फितरत है ये कि वो जीने लग जाता है और वहाँ पे वो औरत जीने लग जाती है। और कैसे जीती है, उनका जो बेसिक नेचर है वो कभी बदलता नहीं है। तो वो हर एक की मदद करना, तो पूरा का पूरा जो गली था, सोसाइटी थी, उनके आसपास के जितने भी लोग थे उनसे बेहतरीन से बात करती है, हर चीज़ में खड़ी होती है, मदद करती है, तो सब उनको माई कहते हैं, पूरा मोहल्ला माई कहने लग जाता है। तो एक वक्त आता है, एक सीन आता है जिसमें इसके बाद ही सीन आता है वो जिसमें वो बात करते हैं कि पुत्र मतलब कि दिवाली आ रही है यार, दिवाली आ रही है तो मैं क्या दिवाली मनाने के लिए मैं दिए जला सकती हूँ। उसमें थोड़ा ड्रामेटिक सीन आता है जिसमें मिर्ज़ा साहब बोलते हैं कि वो पूछती है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो मिर्ज़ा साहब बोलते हैं नहीं दिक्कत तो है। फिर आगे थोड़ी देर बोलते हैं कि ये भी कोई पूछने की बात है, आप सब करिए ना जो आप करना चाहती है, तो आप ही का घर है, आप ही का घर है। तो माँ का वो होता है। उसके बाद एक छोटा डायलॉग आता है एक छोटी सी बच्ची के मुंह से, जो उनकी मिर्जा साहब की बेटी है, छोटी सी बच्ची है, वो बोलती है कि माँ ये सब क्यों हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान। तो वो बोलती है कि मुझे क्या पता बेटा। वो बोलती है अगर एक ही घर में हम और माई एक साथ रह सकते हैं तो हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान क्यों नहीं रह सकते थे। और औरत जो मैंने उनकी बीवी क्या जवाब देती है, ये आपने जाके आप बड़े लोगों से पूछो, बाप लोगों से पूछो कि बच्चे इंसान, हम बेसिक नेचर पे वहाँ पे इंसान की बात है, बच्चा क्या है उसको पता ही चलता ना क्या ये कौन सा वाईफाई कनेक्ट करना है मुझे भाई, मैं तो अपना एक सिंगल रूटर लेके आया हूँ जो यूनिवर्सल है, और आप उसमें मजहब का कौन सा पासवर्ड डाल रहे हो मैं पता चल नहीं रहा। तो वहाँ पर उस डायलॉग से बताया गया कि इंसान बेसिकली सोशल एनिमल कैसा है कि वो इस सब में बंटवारा नहीं कर सकता। बचपन में किसी भी वे में कोई इंसान किसी का बंटवारा नहीं करता। इवेंचुअली आते आते दुनिया की जो समझ उसको लगती है, पता नहीं कौन सी दुनिया उन पे हावी होती है, क्या क्या थॉट आते हैं, तब वो इंसान रंग नस्ल जात धन पे पहुंच जाता है, वरना बचपन में किसी को कुछ नहीं पता होता। और ये डायलॉग वहाँ साबित करता है। यस हाँ, तो और इसी बीच में मतलब इसी से पहले ये भी एक और सीन निकल चुका होता है जिसमें पहलवान और नासिर काज़मी एक और बार उनकी मुलाकात हो चुकी होती है और बहस थोड़ी आगे बढ़ जाती है, ठीक है। और फिर अब क्या है, जब दिवाली तक आ गया है मामला, तो नासिर काज़मी घर आते हैं और घर आते ही इनके साथ दिवाली मनाते हैं। फिर उसके बाद सिकंदर मिर्जा आते हैं बाहर से, फिर आते हैं याकूब खान और वो बोलते हैं ये क्या हो रहा है यहाँ, ठीक है। अपने जो चेली चापड़ होते हैं, चेले चपाटे, उनको बोलते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, ये दिवाली मना रही, क्या किसका घर है तुम। और मिर्जा साहब से लड़ते हैं कि आप ये उनका, आपने उनको दिवाली मनाने का कैसे, क्या बोलते हैं उसको, इजाजत कैसे दी। तो कहते हैं मैंने कहा इजाजत दी है, तो उन्हीं का घर है, उन्होंने हमें रहने की इजाजत दी। उसमें बहुत खूबसूरत डायलॉग आता है पहलवान और नासिर काज़मी का, जिसमें वो बोलता है कि मैं बोलता हूँ कि यार ऐसे डायलॉग आता है, पहलवान बहुत गुस्सा हो रहा है, तो बोलते हैं कि तुमने उस कमबख्त को दिवाली में दिए जलाने की इजाजत दे दी थी, मतलब उस तो कौन, अच्छा आप माई के बारे में क्या है, तो बोलता है तुम उसको माई कहते हो। तो नासिर काज़मी बोलता है भाई मैं तो दिन को दिन और रात को रात ही कहता हूँ, हम तो माँ मानते हैं, हमारी तो माँ ही है वो, और जो तुम इसको गैर इस्लामी का एंगल दे रहे हो, भैया वो एक हिंदू है, उसका मजहब आइडेंटिटी हिंदू है जिससे वो एसोसिएटेड है, और उसको पूरा हक है उस पर चलने का, और आप और हम कोई नहीं होते उसको बोलने वाले कि क्या करें क्या ना करें। इसी सीन से पहले जब नासिर काज़मी और पहलवान में थोड़ी बहस होती है, वो यही होती है कि भाई तुम कह रहे हो मतलब हर मजहब की बात अलग, उसमें ऐसा वो आ रहा होता कि आप बोलते हो मजहब की बात है,
हर एक किसी दूसरे मजहब की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन कुरान में तो यहूदी और ईसाई मजहब का जिक्र कर दिया है, तो बोलता है कि उसके पास जवाब नहीं है। तो ये पीछे वाले अभी आवाज नहीं आ रही होगी तो ये डायलॉग बोल रहे हैं, ये पहलवान भी करते थे। तो वही है कि उसमें ये आता है कि बातें हैं कि तुमने, फिर वो बोलता है कि कुरान में यहूदी और ईसाई मजहब का जिक्र है, उसको पता नहीं है, तो आपको तो पता होना चाहिए ना। तो वो सारी बातें वहां पे आती है कि भैया तुम ढोंग मत करो, इस सारी बातें चल रही है। एक्चुअली इसी सीन में मेरा सबसे पसंदीदा कॉन्वर्सेशन आता है जब पहलवान गुस्से में चला जाता है और अलीमा और हमीद टांगे वाला, जो वो भी भारत से आया होता है, उनसे कॉन्वर्सेशन करता है कि अलीमा तुम मुसलमान हो? तो कहता है जी हूं। तुम क्यों मुसलमान हो? ये तो कभी सोचा नहीं। अरे तो अभी सोच लो। बेसिकली उसमें नासिर काज़मी ये कहना चाह रहे होते हैं कि भाई जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे आगे हर मजहब की किताब रखी गई और तुमसे पूछा गया क्या कि इनमें से जो मजहब तुम्हें पसंद है वो चुन लो, है ना? तो वो कहते हैं नहीं भाई ये तो नहीं हुआ। तो इसमें मजहब है उसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं है। तुम्हारे माँ बाप का जो मजहब है वही तुम्हारा है, यही चीज है। इस पे विकास दिव्य कीर्ति सर से एक बार बात भी हुई थी मेरी, वो भी बोलते हैं कि यार हम तुक्के में बनाए गए आइडेंटिटी में जी रहे हैं, हम एक तुक्के में किसी घर में पैदा हो गए, किसी जगह पे आ गए, लेकिन हमारे पास ये तो चॉइसेस होती है कि हम कैसे फिलॉसफी में आगे बढ़ेंगे। हमारे बस में कोई कंट्रोल नहीं था कि हम किस जगह जन्मेंगे, क्या करेंगे, वरना मैं कसम से अंबानी घर पैदा होता। तो ठीक है, मतलब जन्म लेना हाँ। हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उसके बाद जीवन कैसे जीना वो हमारे हाथ में जरूर है। तो और ये बात यही जो सीन है ना पूरे नाटक जो दर्शाना चाह रहा है उसको बहुत ही 4-5 डायलॉग में बता देता है कि भाई खून क्यों बहाना है। खून बहाना तो किसी भी चीज के लिए जायज नहीं है नासिर साहब। वो बहुत अच्छा है। वो पूछता है कि यार तो जिस बात में तुम्हारा कोई दखल ही नहीं है उस बात के लिए खून बहाना कहाँ तक जायज है। तो वो टांगे वाला, उसमें टांगे वाले की रिप्रेजेंटेशन क्या है बोल रहा हूँ। ये पूरा नाटक ऐसे है कि आम लोगों की बात करें, टांगे वाला, वो टांगे वाला एक बात समझ गया। जब नासिर काज़मी सो कॉल्ड बुद्धिजीवी इंसान पूछता है कि जिसमें तुम्हारा दखल नहीं है तो उसमें खून बहाना कहाँ तक जायज है। टांगे वाला जिसको ये दुनियावी, जिसको लगता है कि जो स्कूल नहीं गया नहीं किया, उसको ये सब का ज्ञान नहीं है, वो इतना समझदार इंसान है कि बोलता है कि खून बहाना तो किसी तरह जायज नहीं है ना। मतलब ये तो आम बंदा बेसिक है ना, बेसिक चीज है। तो बोलता है समझाओ ना इन पहलवानों के यार क्या करना चाह रहे हैं। तो ये पूरा नाटक जा रहा है। देखो मैं उसमें आ रहा हूँ क्योंकि ये नाटक हमेशा पकड़ के रखता है। यस आगे। तो एनीवेज ये दिवाली का मुद्दा होता है। उसके बाद ये लोग जैसा कि अभी है कि जाएंगे बात करने ना, अब किससे बात करी जाए, तो जिसको मजहब का पता है उससे ही बात करते हैं। तो ये सब लोग जाते, मतलब सब लोग एज एन मिर्जा साहब, नासिर काज़मी, पहलवान, ये लोग जाते हैं मौलवी के पास और उनसे पूछते हैं कि उनको बताते हैं कि देखो ऐसा ऐसा हुआ, इन्होंने दिवाली करी, पूजा पाठ किया, घंटियां बजाई, ऐसे थोड़ी अलाउड है। तो वो ही है ना क्या रहे हवन कितना तो मतलब कि पूज्या घंटिया दी आवाज मैंने अपने कानों से सुनी थी। तो वो उसमें आता है ठहरो भाई। तो दरअसल उसने इबादत पर मतलब इत्तेफाक की बात ये है कि कैमरे के पीछे भी एक इंसान बैठा है जो मौलवी भी कर चुका है, पहलवान भी कर चुका है। यहाँ पर एक इंसान बैठे हैं जिन्होंने मौलवी भी किया है, पहलवान भी किया है। हम मतलब इन दोनों ने नासिर काज़मी किया है बैक टू बैक। मतलब इतनी बातें इसलिए करे जा रहे हैं क्योंकि हमने सभी ने सब कुछ किया हुआ है। नहीं ये आप जहन नहीं अपने में नहीं जोड़ो, आपका अलग है। ठीक है, ये कभी नहीं मैं कहना चाहूंगा ये दुखती नब्ज है। अगर सर सुन रहे हैं थिएटर में तो सर 15वां सीन जहाँ कुत्ता बिल्ली थिएटर का नया बच्चा सब आ जाता था वो भी मुझे नसीब नहीं हुई आज तक। नहीं, मुझे भी बहुत समय तक 15वां सीन ही नसीब हुआ था यार। एक ही बार नासिर ब्रदर यू दिल नासिर काज़मी। ठीक है, हाँ बहुत तो मौलवी के यहाँ आते हैं और वो बात करते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि याकूब जैसा एग्रेसिव आदमी है, वो बोलता है कि ये क्या हो कहते कि पहले जिसका घर है, जिसके घर ये वारदात किस्सा हुआ है, उनकी बात सुन लो ना। कि कहता है ये आपको कंप्लेंट कर देता है पहले। हाँ वो कहता है वो वही उमेश भाई आप इधर आओ यार प्लीज ये इधर सिट फ्रेम में हो ना। देखिए हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जो नाटक करने वाले लोग होते हैं ना, नाटक की बैठक ही ऐसी होती है। नाटक अभी जस्ट आपसे मिलने से पहले, बात करने से पहले हम लोग नाटक के ऊपर ही चर्चा कर रहे थे कि नाटक के वक्त किसने क्या क्या ब्लंडर किया था, जिसमें से मेरा और उमेद का नाम बहुत बड़ा शुमार है। हम लोगों ने लिटरली स्टेज पे आग लगा दी थी, आग ही लगा दी थी, लिटरली लगाई थी और जल गई थी थोड़ा कारपेट। तो आग लगा नहीं पाया था और मैं जला नहीं पाया। वो बात यस उमेद कुछ बोल रहे थे। तो मौलवी जी के पास आते हैं पहलवान और सिकंदर मिर्जा साहब। तो मौलवी जी ये पहलवान जैसे ही आता है वो शुरू हो जाता है कि इन्होंने अपने घर में हवन किया, पूजा की, दिए जलाए, तो इस्लामिक घर में ऐसा नहीं हो सकता।
तो मौलवी जी सब सुन लेते। तो मौलवी जी बोलते अब तुम्हारा हो गया, वही अब सिकंदर मिर्जा को बोलने दीजिए। तो पहलवान ठहरा, पहलवान तो पहलवान नहीं ये क्या बताएंगे, मैं बताऊंगा। तो वो बोलते कि ठहरो भाई, जिनका घर है वो बताएंगे ना, बात इनके घर की है तो इनको बताने दो। तो इस तरह से वो पहलवान को चुप कराते हैं, फिर पहलवान सिकंदर मिर्जा बताने लगते हैं। फिर सिकंदर मिर्जा क्या बताते हैं, बताइए। सिकंदर मिर्जा क्या बताते हैं अपनी बातें, वही कि हुआ क्या कि उस बेचारी का त्यौहार आ रहा था, भला मैं कौन होता हूँ किसी को त्यौहार उससे मनाने से रोकने वाला। कितनी लिबरल थिंकिंग। हाँ, ये देखिए सिकंदर मिर्जा जो कैरेक्टर है वो कैसा गिराफ क्यों जा रहा है कि पहले जो स्टार्टिंग होती है वो इनसिक्योरिटी से होती है कि इंसान अपनी जगह को छोड़ के गया हुआ है, लेकिन जब इंसान को वक्त मिलता है, ठहराव मिलता है, तो इंसान हमेशा अपने नेचर में जो उसका बेसिक नेचर उसमें वापस पहुंचता है। और सिकंदर मिर्जा साहब और बल्कि हर एक इंसान का मोस्टली नेचर क्या है, आराम से जीने का है, और समझता है कि हर एक इंसान एक साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं दुनिया में। ये साबिती करती है, हमें अर्थ देख लीजिए, इस पूरे अर्थ में कितने जीव हैं, कितने जंतु हैं, हम सब एक साथ हैं, इसलिए रह पा रहे हैं। अगर कोई भी जीव अगर मान लीजिए एक्सटिंक्ट हो जाता है तो आपको अर्थ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। एक छोटा कीड़ा भी, अगर मान लीजिए आपको पतंगे दिखते हैं, मच्छर दिखते हैं, अगर आपको लगे मच्छर दुनिया से खत्म कर दे तो दुनिया नहीं बचेगी। एक रिसर्च थी जितना मैंने पढ़ा था, माय नेम इज खान मूवी में एक बहुत अच्छी बात बोली गई है कि अगर 20 जो है वो खत्म हो जाए तो अगले 6 साल बाद सारे के सारे लड़के मर जाएंगे। लड़के क्यों मरेंगे नहीं पता मुझे, लेकिन ऐसा माय नेम इज खान में डाला। यस, आगे चलिए। अब जैसे होता है ये सब बातचीत होती है, जो भी मुद्दा हुआ वो तो हो ही गया था। अब इस बातचीत के बाद में मतलब याकूब का ये कैरेक्टर भी है कि अभी तक कह रहे हैं ना कि मैं इस्लाम के साथ हूँ, ये है वो है। हाँ। जब मौलवी उन्हें रोकता है तो वो ये भी बताते हैं कि तुम अपने आप को कौन समझ रहे हो भाई, तुम यहाँ बकरियां चलाते थे, तुम्हारा बाप बकरियां चलाता था, तुम्हें तो मैंने पूरा देखा है, यहाँ पे तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारी कोई हैसियत है जो तुम हमें सिखाने चले हो। तो वो कोई मजहबी आदमी नहीं है। यहाँ पे वही बात हो रही है कि जो इज्जत देता था वो पिछले 2 सीन्स में मौलवी को, वो उसने वो भी खत्म कर दी, क्योंकि उसका जो पर्सनल गेन होना था वो नहीं हो रहा था। जो मोस्टली चाहता था वो हो। मोस्टली मुझे लगता है कि मौलवी साहब की बातें पूरे आवाम सुनता, वो चाह रहा था कि मौलवी साहब को अपने में ले ले, और अगर मौलवी साहब बोल देंगे तो पकड़ लेंगे। ये चीज बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और इस तरह से वो मौलवी को भी नीचा दिखा के चला जाता है, कर देता था कि तू तो भिखारी था, ऐसे बोल देता है। तो उसके बाद मौलवी साहब बड़े प्यार से बोलते हैं कि अल्लाह तुझे अक्ले सलीम अता फरमाए याकूब। फॉर्मर मौलवी। और अभी देखिए यहाँ पे हो गया, मौलवी को भी उन्होंने ठुकरा दिया है, और अलीमा और जो बाकी आम लोग थे जो इतना बड़ा नहीं सोचते थे नासिर और इनकी मौलवी की तरह, जो दहशत में रहते थे पहलवान की, हाँ, अब उनमें भी हिम्मत आ गई थी, जो कि अगले सीन में हमें दिखती है जब वो नासिर काज़मी आते हैं हमीद के साथ। हाँ, है ना? और उसमें बहुत ही खूबसूरत सीन है जो कि सूफियान बताएं तो ज्यादा ही उनका पसंदीदा सीन होगा। पसंदीदा सबका ही है। हमारे दीक्षित साहब नासिर काज़मी किरदार की एक ताकत है। मैं इसको भी मजाक में बोलता हूँ, अपने भी बोलता हूँ, सर को भी बोलता हूँ कि नासिर काज़मी किरदार जो ऐसा किरदार लिखा गया है, असगर वज़ार साहब ने स्पेशली मेल लिखते होंगे कि ये किरदार को सबसे ज़्यादा गाली पड़ना चाहिए नाटक करते वक्त। रीज़न बिंग कि बहुत मुश्किल किरदार जाता है करने के लिए, क्यों कि मैं बहुत सारे पीठ पे जख्म खा के बैठा हूँ उस किरदार के, क्योंकि वो किरदार का ग्राफ अलग है। एक इंसान अपना शहर जब छोड़ के आता है, अब किसी को माँ मान लेता है। अब उस सीन में क्या होता है बेसिकली, जब देखती है माई, जिसको माँ कहते हैं, और माँ की सबसे बड़ी क्या खासियत है, अपने बच्चों पर आँच नहीं आने देती। उनको पता चलता है कि अब जो पहलवान है और सब कुछ आवाम है वो मिर्जा साहब के अगेंस्ट होने वाली है, उनको मार देगी, शायद उनको परेशान करेगी, घर तक आ जाता है मामला। तो वो छोड़ के जा रही थी, देश छोड़ के जा रही थी, और रास्ते में मिल जाते हैं अलीमा के टपरी पे नासिर काज़मी। पूछते हैं कि आप कहाँ जा रही, तो बोलते हैं मैं दिल्ली जा रही हूँ, छोड़ रही हूँ। तब नासिर काज़मी एक मैं बहुत बड़ा अच्छा सीन है उसमें, एक वो आता है जिसमें बोलता है नासिर काज़मी कि आप लाहौर छोड़कर मत जाइए माई, क्योंकि लाहौर आपको कहीं और नहीं मिलेगा, उसी तरह जैसे मुझे अम्बाला कहीं और नहीं मिला। और आप हमारी माँ हैं, हमसे जो कहोगे मतलब आप ये तो मत बोलो ना कि आप मेरी माँ नहीं रहना चाहती। और उसमें वो बोलते हैं कि मिर्ज़ा साहब का कोई बाल भी बाका नहीं करना चाहता। शायद इसलिए किसी महान पुरुष ने कहा था, या आइंस्टाइन ने कहा था ये बात, कि दुनिया जो है सफ़र इसलिए करती है ज़्यादा, इसलिए नहीं कि बुरे लोग हैं, बल्कि आम लोग, अच्छे लोग चुप बैठ जाते हैं। वहाँ वो आती है चीज़ें कि अगर हम सब एक साथ आ जाएंगे तो सब चीज़ें एक साथ हो सकती है। ये बात हो रही थी उसमें। यस, तो एनीवेज माई फिर क्या नाम है, हमीद और नासिर काज़मी के साथ घर आ जाती है। फिर वही एक मिनट यार, वो एंड बहुत सही है उस अच्छा, scene का। जब माई को रोकते हैं, वो डायलॉग स्किप किया इसी ठीक है। वो तो डायलॉग में यही है कि क्या है कि
कलाकार आदमी है ना, तो उनको पता है कि अभी एक डायलॉग आने वाला है, तो मैं इसलिए मैं कहा स्टोरी आगे बढ़ाते हम लोग हैं। डायलॉग पे जीते हैं। नहीं, अभी जिक्र कर ही दिया तो डायलॉग ले ही लो। नहीं, इनको ले लीजिए। आपका डायलॉग है वो बहुत सही। माई को बोलते हैं कि माई क्या मुर्दों को जल। भाई अगर आप यहाँ ना रही तो हम सब नंगे हो जाएंगे, और नंगा आदमी नंगा होता है भाई, ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। और अगर इस दुनिया के बाद एक तो कोई दुनिया है, उसमें वो है जो भी चीज़ है, हम वहां पर अपने साथ जाने वाले हैं, वही रिप्रेजेंटेशन कि अपने साथ कुछ आइडेंटिटी नहीं है। यस, ये पूरा प्ले जो है ना, एक सेपरेशन, मतलब पार्टीशन सेपरेशन जो भी आप कह लीजिए, ये आप देखिए कि अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि शायद एक इंसान का घर छूट गया, शहर छूट गया, मगर इस सीन के जस्ट पहले एक, अगर आप इसे वर्बेटम पढ़ेंगे, मतलब जैसी स्क्रिप्ट में लिखे वैसे पढ़ेंगे, और अगर आपने पूरा प्ले नहीं पढ़ा है तो आपको लगेगा कि नासिर काज़मी अपना दिमाग से अपना आपा खो चुका है, क्योंकि वो he looks half mad। हाँ नहीं, वो हाफ मैड, मतलब वो ऐसी बात कर रहा है कि वो कह रहा है कि मुझे कुछ, मैं एक क्या शुरुआत कैसे हुई, शाम चिड़ी तो हमीद ढूंढता रहता है, वो क्या वो, हाँ तो मतलब हमीद कहता है कि मुझे एक चिड़िया मिला करती थी, शाम चिड़ी, मैं एक चिड़िया हुआ करती थी जिसकी मुझे तलाश है, मैं बहुत खोजा यहाँ पर वो यहाँ नहीं मिली। तो अगर आप देखोगे तो आपको ये सिली लगेगा, मगर मैं पर्सनली एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो घर है, यहाँ हाल ही में हम शिफ्ट हुए हैं, तो मुझे एक बहुत बड़ी दिक्कत है, मुझे नींद नहीं आती वक्त पे। तो मैं जहाँ रहता था, इसी शहर में थोड़े ही दूर जिस घर में मैं रहता था, मेरी एक आदत थी कि जब नींद नहीं आती थी मैं नीचे चला जाता था चुपचाप, 5-10 मिनट चल लेता था, वापस घर आ जाता था, फिर आधे घंटे बाद नींद आ जाती थी। यहाँ जब मैं मूव हुआ, कम से कम 10 दिन मैं सच में सोया ही नहीं। ये इतनी सी, मतलब हम काफ़ी सारी चीज़ों से अटैच हो जाते हैं। हमीद मियाँ को उनकी चिड़िया नहीं मिल रही थी, नासिर काज़मी कहते हैं सरसों के खेतों से भी मुझे इश्क है, क्योंकि क्या है, आपके पास जब कुछ कुछ चीज़ें रहती है, कुछ कुछ ब्यूटी रहती हैं, आपको पता भी नहीं रहता आप किस तरह से उनसे कनेक्टेड हो, लेकिन जब एकदम से आपसे वो सब चीज़ें छीन ली जाए तब वो याद आती हैं और फिर वो बातें चुभती हैं। और यही बातें वो माई से भी कहते हैं कि आप अगर हमें छोड़ के चली गई तो आप, माई अब एक डोर बन गई है। माई इकलौती लाहौर की रहने वाली इंसान है इस पूरे सिनारियो में। वो हिंदू है या नहीं ये मायने नहीं रखता, लेकिन जो डोर उनकी वहां छूट गई थी, वहां वो डोर माई ने दी है। बिल्कुल माई ने उन सबको बांध के रखा है। अगर माई भी चली जाएंगी तो जो नया अटैचमेंट ये लोग यहाँ बना रहे हैं वो फिर टूट जाएगा। बहुत सही। ये फिर जो ये लोग जिस तकलीफ से निकल के आए हैं, ये लोग वापस उसी ट्रॉमा में घुस जाएंगे। नहीं, मुझे क्या लग रहा है वही जो जैसे हिंदू होने के बाद मैं क्यों बोली कि रीजन की इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि उसी मोमेंट पे उसी जगह पर वो लोग फील कर पाएंगे कि वो अभी भी अपने ही देश में है, क्योंकि हमारा देश बंटने से पहले सब एक साथ रहा करते थे, इकलौती हिंदू बची थी, और जब उसके पास वो रहते तो उनको लगता है कि यार मैं अपने ही देश में हूँ ना, कि हम ऐसे ही जीते हुए आए हैं। ये साहब मुझे लगता है इम्पोर्टेंट था। बेसिकली ये दर्शाता है ना कि आपका धर्म, आपका मजहब, आपका रिलीजन ही सिर्फ आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ पले बड़े हो, आप किस जगह पे थे, किन लोगों के साथ थे, वो आपकी आइडेंटिटी थी। तो इस प्ले टॉक्स अ लॉट अबाउट आइडेंटिटी क्राइसिस। यहाँ पे सब लोग अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं, मतलब हर मजहब के लोग ढूंढ रहे हैं अपनी आइडेंटिटी, बिकॉज जोग्राफिकली वो डिसोरिएंटेड हो गए। आई थिंक वो इस मतलब हमारे देश में हम आज भी ढूंढ रहे हैं कि वेयर डू वी बिलोंग एग्जैक्टली। वो अभी मतलब एक बात आई मेरे दिमाग में, अभी व्योम ने बोला कि जब पुणे से पुणे में ही उसका घर बदला, उसको नींद नहीं आई, और उन लोगों का उस समय क्या हुआ होगा कितने लोगों के साथ कि उनको तो एक पूरा शहर देश छोड़ के जाना पड़ा, और कितनी रातों तक नींद नहीं आएगी। तो जो शुरू में बात कही थी कि पंजाबी ट्रॉमा में उस वीडियो में कि जनरेशन टू, आज भी आप मतलब अगर आपके कोई पंजाबी मित्र हैं उनसे मिलिए, वो बताएंगे बाकायदा कि उनको जनरेशन टू जनरेशन, ऐसा नहीं जानकर बहुत मज़ा आता है किसी को कि ट्रॉमा होल्ड करने में, पर ये सच्चाई है कि जब आपने जिसके बीती होती है ना, वही जान पाता है कि मतलब असल गम क्या है, और सबका अपना है। पंजाब की बात हो रही है तो उस नाटक में नासिर काज़मी का एक छोटा सा पोइट्री वो सुना देता हूँ, वीडियो बड़ी हो ही गई है तो, कि और नतीजे में हिंदुस्तान बढ़ गया, ये ज़मीं बढ़ गई, आसमां बढ़ गया, तर्ज तहरीर तर्ज बयां बढ़ गया, शाखे गुल बढ़ गई, आशियाँ बढ़ गया, हमने देखा था जो ख्वाब ही और था, अब जो देखा तो पंजाब ही और था।
मंटो साहब की वही बात है ना कि अब तो जब तक गुलाम थे तब आज़ादी का ख्वाब देखते थे, अब आज़ाद हो गए तो अब किस चीज़ का ख्वाब देखेंगे, तो ऐसी बात है। हाँ, तो एनीवेज घर आ जाते हैं और सब हो जाती है कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, बच्चों के साथ ही रहूंगी, यहीं रहूंगी। और फिर उसके बाद सीन आता है, एक और टपरी का सीन आता है जिसपे नासिर काज़मी और सब फिर से पहुंचते हैं, नासिर काज़मी और हमीद, और अलीमा सो रहा होता है और फिर इनके बीच में फिर वही चर्चा होती है कि हंसी मजाक होता है। बहुत हंसी मजाक ठिठोला होता है और वो बोलते हैं अरे बहुत दिनों से पहलवान को नहीं देखा, आपने देखा क्या, आपकी मुलाकात हुई क्या नासिर साहब? तो वो नासिर साहब बोलते हैं कि जिनमें बुए वफा नहीं नासिर, कि जिनमें बुए वफा नहीं नासिर, नासिर ऐसे लोगों से हम नहीं मिलते। अच्छा, जिनमें बुए वाह नहीं, ऐसे लोगों से हम नहीं मिलते। आजकल कह रहे हैं नासिर साहब। नासिर साहब आप ही कहते हैं ना, आजकल कह रहे हैं नासिर साहब। इनका देखिए बहुत खूबसूरत चीज थी, देखना बनता है जब नाटक करेंगे नासिर साहब दोबारा बनेंगे। आइएगा पुणे में रहने वालों। हाँ, तो एनीवेज, हाँ, तो जो पुणे में रहने आए, पुणे में रहने क्या, जिन्होंने पुणे में ये नाटक अभी देखा होगा, उन्होंने किया ही था, उसी नाटक की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें नासिर काज़मी का था। फिर ये बातचीत हो रही होती है, तभी जावेद भाग कर आता है और कहता है कि माई का इंतकाल हो गया। तो अब जो शौक है ना, जो साइलेंस पड़ता है एकदम से, कि जो एक डोर थी जिसकी बात करी, बरगद थी, वो हाँ बरगद थी, वो अब किसके मतलब किसके शेड में हम रहेंगे, कौन है हमारी छाया, इकलौती उम्मीद मर गई, इकलौती उम्मीद मर गई हमारी। हाँ, तो फिर सब भागते हैं और वो बोलते हैं कि अलीमा बोलता है कि अब क्या होगा, माई का तो कोई यहाँ पे है भी नहीं, कैसे होगा, क्या करेंगे? तो नासिर साहब बोलते हैं तो हम सब कौन है उनके, हम सब रिश्तेदारी तो है। और फिर वो आप इसको खबर करिए, इसको खबर कीजिए। और जो व्योम का फेवरेट सीन है, 15वां सीन जिसमें सब आ जाते हैं, जिसमें व्योम नहीं आ पाए, व्योम अभी तक नहीं आ पाए, तो 15वां सीन की शुरुआत होती है। व्योम, अब आपको मैं मौका देता हूँ आने का। यस, हाँ, तो अभी जब ट्रॉमा की हम बात कर भी रहे हैं, तो क्या होता था कि थिएटर में सब लोग हर एक प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते थे। मुझे कभी लाइट से म्यूजिक देने का भी मौका नहीं मिला इस नाटक में। नॉट रिलेटेड एनीवे। नहीं, मैं एज एन ऑडियंस मेंबर फुल रिलेट करता हूँ। ये जमिया ही नहीं है। एग्जैक्टली आई एम हियर बट आई एम नॉट हियर। ऑब्जर्वेशन चेंजेस रिजल्ट्स एनीवेज। सुफी ट्रैम्प हियर मत बनाओ इसे। वो तो तुम बना चुके हो भाई। मैं म्यूजिक बजा देता पर ना वो इधर उधर निकल जाता हूँ, मैं लगता है। हाँ। तो 15वें सीन में ये होता है कि सब लोग जो भी मोहल्ले वाले थे, जिनका बहुत मेजर रोल है, कुछ लोग तो इनफैक्ट पहली बार आते हैं और इसमें 15वें सीन की खासियत यही है कि जैसे 15वां सीन आता था ना, तो अभी कितना गमगीन माहौल है अब, क्योंकि किसी की डेथ हो गई है, पर जितने ठिठोले यहाँ पे बजे ना, ऐसे ही सीन चल रहा है और कोई ना कोई कुछ होगा ही होगा। बिल्कुल। तो मतलब एक सीन बता देता हूँ, ये तो बताएंगे सीन की, एक हंसी वाली मजाक। हमारे यहाँ पे सीनियर थे हमारे, तुषार भाई नाम था शायद उनका, तो हुआ क्या, मुझे लगा कृषान भाई ना बोले। कृषान वाली बात, डिस्क्लेमर आएगा उसके। यस यस, तो नाम सब हटा दिए जाएंगे, कोई भी मतलब तो तुषार भाई के सब साथ- बात ही हो जाएंगे। तो वो हुआ क्या, वो नाटक में कास्ट हुए थे, बहुत सारे नाटक चल रहे थे उस दौरान। तो जैसे ही नाटक, वो उस दिन नाटक हो रहा है, प्ले चल रहा है, ऑडियंस बैठी हुई है, नाटक चल रहा है, 15वां सीन आता है। तो तुषार भाई का एक छोटा 2-4 डायलॉग है वहां पर, उनको तुषार भाई सीन आ गया, हाँ चलो। वो सो रहे थे बजाते, वो इतनी देर में सीन आता है। और आप देख सकते उस दिन किसी की मैयत थे, सारे लोग जो थे वहां पर जो बैठे थे स्टेज पर, वो थोड़े हंस रहे थे क्योंकि सब लोग सोए हुए में थे। कैसा बताइए? तो हाँ, बोल। नहीं मतलब वही जोक ही था कि भाई असल में ही सब बुलाने गए थे मौलवी साहब को कि आइए। और अब क्या रहता है कि 15वां सीन, एक ये सीन को पूरी तरह मतलब एक तरीके से एटलीस्ट अप अंटिल द फाइनल परफॉर्मेंस इस सीन के पूरे चिथड़े करके रखते थे। ये एक ही सीन है क्योंकि जिसकी रिहर्सल कभी नहीं होती थी। एक कहानी मुझे अभी याद आ रही है, हाल ही में अभिषेक ने भी नासिर काज़मी किया था। तो हमारा एक को एक्टर है जिसका नाम मैं लूंगा नहीं, उसने कहा था कि यार आप मेरी तरफ मत देखना। देखो अभिषेक भाई 15वें सीन में मेरी तरफ मत देखना, क्योंकि ये मैयत का माहौल है। अब क्या है कि सब sad रहेंगे। मुझे पता है कि 15वां सीन में कुछ ना कुछ होता है। मैं क्या ये क्या कर देगा, कि अभी तो हम प्रिपेयर्ड ही है ना, कि हंस तो देता ही है कोई ना कोई, बट फिर भी तो ये गया और इस बंदे की शक्ल पे 12:30 बजे हुए थे। और मतलब वो देख रही अभिषेक वहां पर स्टेज पर रिहर्सल के समय नीचे देख रहा है, इधर उधर देख रहा है कि वहां ना देखे, और ये बेचारा कोशिश कर रहा है कि थोड़ा सैड रहे, थोड़ा उस मोमेंट पे रहे, और ये बार बार वहीं देख रहा है कि इसका चेहरा देखो, कोई चाइनीज बन के आ गया था वो। चाइनीज आ गए थे। एनीवेज तो 15वां सीन आगे बढ़ मतलब 15वें सीन में ये होता है कि वो चर्चा हो रही होती है कि अभी जैसे बताया कि कोई रिश्तेदार नहीं है, ये नहीं है, कैसे हम करेंगे, क्योंकि
अब मुद्दा क्या है कि पाकिस्तान में एक मुस्लिम कम्युनिटी में एक हिंदू की डेथ हुई है, तो अब इन जो शमशान था वो भी अब नहीं रहा, वहाँ मकान बन गए हैं, ठीक है। और हमें हिंदू के रीति रिवाज नहीं पता, मौलवी साहब आएंगे तो वो कुछ बताएंगे, तो मौलवी साहब आते हैं तो उनसे पूछा जाता है तो कैसे किया जाए, तो उनके आने से पहले ये डिसीजन हो जाता है कि हम माई को मुसलमान रीति रिवाजों से ही दफना देंगे। तो मौलवी साहब आते हैं तो वो बोलते हैं कि आपने क्या तय किया, तो वो बोलते हैं ऐसा ऐसा हमने तय किया, तो कहते हैं कि साहब जब वो मरने से पहले मुसलमान हो गई थी, कहते हैं नहीं, तो फिर जब वो नहीं हुई थी तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं उनके साथ, दफना कैसे चंगी तालीम दे रहे हैं। ये पहलवान आते हैं फिर। ये मौलवी साहब की बातें सभी ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उनको सभी मानते हैं। बस एक ही, जैसे मैंने बताया था, ये इसका पहले जिक्र किया था, याकूब खान मोटी बुद्धि वाला इंसान इस पे आपत्ति जताता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारे पाकिस्तान में एक मुसलमान देश में ऐसा नहीं होगा कि एक हिंदू औरत के पीछे हम राम नाम सत्य करते हुए घूमेंगे। क्योंकि मौलवी साहब बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छा सीन आता है, छोटा सा, मौलवी साहब से पूछा जाता है कि अगर उनकी जैसे पूरे रीति रिवाज सब लोग डिसाइड करते हैं, जो हिंदुस्तान से आए थे, जैसे नासिर काज़मी गया था, बताता है क्या करना क्या नहीं चाहिए, तो एक बोलता है कि मौलवी साहब इनके पीछे, जनाजे के पीछे राम नाम सत्य है, यही तुम्हारी गत है, कहते हुए जाना पड़ेगा। और इस पे बहुत खूबसूरत डायलॉग है मौलवी साहब का। हाँ, ये तो होता ही है, ये देखिए वहाँ पर, क्योंकि उस समय भी नासिर साहब भी उन्हें बताते कि अम्बाला में जो मेरे पड़ोसी थे वो मुर्दे को दफन नहीं करते थे, वहां जलाया जाता था और फिर नदी किनारे बहा दिया जाता था, तो जो भी प्रोसेस था वो उसी में फिर राम नाम इस सब के पहले ये डिसाइड हो चुका था, मौलवी साहब ने सबको समझा दिया था कि अगर उस औरत को आप अपनी माँ मानते थे तो आपको उसके मजहबी रीति रिवाज के तरीके से ही उसके आखिरी रसूम करने चाहिए जी। तो ये सब बात सबके अंदर, ये बात उनके अंदर घर कर गई सबके, और सब मान चुके थे इस बात को, सिवाय एक इंसान के, वो था याकूब खान। और उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो उसमें यही है कि अब जैसे 15वें सीन का जिक्र किया, सीन के आगे बढ़ेंगे ही, पर एक बात याद आ गई कि क्योंकि जैसे लेखक आते हैं और उनके सामने नाटक करना है, तो बहुत ऐसा सबको रहता है एक्टर्स को कि मतलब मैं बहुत बढ़िया तो क्या ही करूँगा, लेकिन जस्टिस तो कर दूं अपने हिसाब से, ठीक है, कुछ गलत ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो 15वां सीन भी उस दिन मैं देख रहा था कि 15वां सीन मैं जो लोग बातचीत कर रहे हैं उसमें ही था, तो मैंने कहा हमने 2-3 लोगों ने डिसाइड किया था कि 15वां सीन तो करेंगे और अच्छे से करेंगे, तो जहाँ कोई हंसी ठिठोला नहीं हो रहा था वहाँ पर, और जो वजाद साहब के हिसाब से जो सेंट्रल कैरेक्टर थे मौलवी साहब, वो अब क्योंकि नदी किनारे बहाना है तो वो सेंट्रल कैरेक्टर जो थे ये बैठे हैं, इन्होंने कहा कि अब क्या करते हैं, रावी को लकड़ियों के किनारे पहुंचा देते हैं। अरे रावी को पहुंचाना था क्या? डायलॉग ये था कि अब क्या किया जाए, किस तरह से सब कंट्रीब्यूट कर रहे थे उसमें कि भाई लकड़ियाँ कहाँ पे कौन लाएगा, कैसे होगा। तो उसमें टांगे वाले जो हमीद थे वो कहते थे कि ठीक है, मैं लकड़ियों को रावी के किनारे लेके आने का जिम्मा उठा सकता हूँ। तो मौलवी हामी भरते हैं, बस दिक्कत बस यही हो जाती है कि गलती से मौलवी जी ने जो उस समय कर रहे थे, उन्होंने ये कह दिया था कि आप रावी मैं बस ये बोला थिएटर लकड़ी के किनारे पहुंचा दो, जहाँ 15वां सीन हम सब ऐसे कि अब तो क्या, अभी तो सीन ही निकल गया, अब नहीं हंसी आएगी। तो एक आदमी वजाद साहब बोले ये मैंने कब लिखा था The one you seek is seeking you। भैया तुम वही गलती करते हो जिससे तुम बचना चाह रहे हो। एनीवेज अब फिर मतलब जैसे नाटक अंत आ ही गया है, तो फिर ये डिसाइड होता है कि कैसे क्या होगा। और पहलवान नहीं बुझेगी, हाँ, तो पहलवान आग बबूला हो जाता है कि वो देखता है कि सारे लोग जो इस्लामिक लोग बैठे हैं वो राम नाम सत करते जाएंगे, मतलब ये समाज में जाएंगे एक जनाजा लेके, तो वो आग बबूला हो जाता है। तो उठता है, वो बोलता है कि हालिमा ये मैं नहीं उड़ देना, हाँ ये मौलवी पागल हो गया है, अरे ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान पाक जमीन, इसे मैं नापाक नहीं होने देना। और इसके बाद वो डायलॉग बोल देता है, अपना मंसूबा बोल देता है, मेरे पास है माइक, कि मंसूबा बोल देता है कि सारा का सारा माल हड़प लिया है सिकंदर मिर्जा ने। हाँ, वो उसका चेला बोलता है। हाँ, चेला बोलता है, अरे मैं पेट फाड़ के माल निकलवाऊंगा। हाँ,
स्टेज नहीं है यहाँ पे, तो वही बात है। देखते जाओ। तो थिएटर वालों को कभी भी मौका मत देना, वो हो जाता है अंदर से कुछ। दरअसल उनको पहले से ये शक होता है कि बुढ़िया ने बहुत माल छुपा रखा कर, था अपने पास, 22 कमरों की हवेली में उसने छुपा रखा था माल, और वो जो सिकंदर मिर्जा का परिवार अभी हड़प लेगा। हाँ, तो और उसके बाद फिर वो लोग जाते हैं और मौलवी का कत्ल कर देते हैं। मतलब याकूब जाता है और मौलवी का कत्ल कर देता है। तो मतलब ये कितना कॉन्ट्राडिक्टिंग है कि आप जब पिछले सीन में कहते हैं कि पाक जमीन पाकिस्तान है, और अगले ही सीन में आप एक मौलवी का कत्ल कर देते हैं, जिसे बाय द वे ये वो नाटक है जिसमें बात हो रही है, ये वो नाटक है जो पाकिस्तान में बैन हो गया था। तो ये नाटक एक जमाने में पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था, ये अपनी इसी चीज की वजह से जो वो बताना चाह रहे थे। तो पाक वहीं पे लगता है, वहां पर मोस्टली कोई ना कोई याकूब खान उस जमाने में आके मार दिया हुआ, इस मोहब्बत की बात हो रही है। और नहीं, जैसे कि मतलब मैंने कहा था कि ये सब जो किस्से हैं, मतलब शायद याकूब खान नाम का कोई पहलवान नहीं होगा, मगर ये किस्से वजाद साहब ने सुने थे कि ऐसा कोई पहलवान था जो दबदबा बनाए रखता उन्होंने था। सुना था कि एक वाकई में हिंदू बुड्ढी शायद रह गई थी, किसी से सुना था, और इसके इर्द गिर्द उन्होंने ये नाटक लिखा। देखिए साहब, राइटर का यही काम होता है, थोड़ा इधर से सुनता है और फिर अपने इमेजिनेशन में जाके उसको एक बड़ा ही खूबसूरत आकार दे देता है। ठीक है, तो एनीवेज यहाँ पे अब अंत हो जाता है और 2 मौत हो जाती हैं, जैसा कि और 2 जनाजे निकलते हैं। 2 जनाजे निकलते हैं। और अब ये है कि जो ये नाटक है जिसमें जहाँ पर ये मुद्दा आ गया कि हमने अंत में याकूब ने जो करना चाहा था या जो भी उसने किया, कि जिस आइडियोलॉजी के पीछे वो चल रहा था कि मैं इसको पूरा पाक कर दूंगा, ये कर दूंगा, पर अंत में वो क्या करता है। तो ऐसा नहीं है कि जो एक्चुअल में बोलते हैं ना कि हम ये रिलीजन के एक्चुअल वो हैं, हमारे कंधों पर है, उस तरीके से नहीं चलता जीवन। तो एनीवेज और मतलब ये इसमें जो दिखाया गया है कि देखिए, कई लोग ये बात समझते नहीं है कि पहलवान खुद ट्रॉमेटाइज्ड है, और ये बात वो खुद बयां करता है। उसका एक डायलॉग है नाटक में, वो कहता है कि जब मौलवी उसे समझा रहे रहते हैं कि भाई तुम ये सब बातें छोड़ो, तुम नमाज पढ़ने आओ, तो कहता है असी भूल नहीं सकते मौलवी साहब, असी मुसलमान भाइयों का कत्लेआम देखे है, ट्रेना की ट्रेना कट के भेज देती है ना। तो इतने मतलब आप ये गदर में भी ये मूवी सीन दिखाई कि ट्रेनें भरी रहती थी लाशों से, और कुछ ट्रेनें पाकिस्तान से इधर आ रही हैं लाशों के साथ, कुछ ट्रेनें हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रही हैं लाशों के साथ। लास्ट ट्रेन टू पाकिस्तान वो बहुत अच्छी ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू खुशवंत सिंह, कमाल की है। तो हाँ, यही है कि जो इस ट्रॉमा में कई सारे लोग जो है कई गुमराह भी हो गए थे, तो इसका एक रूप पहलवान भी है। बहुत से गुमराह हो गए थे। मिका सिंह जी आए थे पार्टीशन के बाद, गुलजार साहब आए थे पार्टीशन के बाद, ऐसे बहुत से लोग आप गुमराह इन द सेंस कि मतलब उन्होंने जो है, जैसे कि एक तरफ थे जो ये सारे परिवार वाले हैं, हमीद हो गए, नासिर काज़मी हो गए, सिकंदर मिर्जा हो गए, माई हो गई, इन्होंने अपना ट्रॉमा, मतलब वही है ना, दुख बांटने से कम होता है, तो अपना दुख बांट कर थोड़ा कम करके कैसे भी अपना जीवन गुजार रहे थे। और ये एक बंदा है जो पूरा दुख पी गया है, पूरी अपनी पीड़ा पी गया है, और अब उसके अंदर सिर्फ नफरत नहीं, मुझे नहीं लगता कि वैसा पी गया है बात। हाँ, कुछ उसने देखा होगा, लेकिन आप एक्टर के हिसाब से देखा जाए, जो वहां पे परसीव भी हो जाता है कि ऐसे कई लोग होते हैं समाज में जो कि किसी चीज का सहारा लेकर अपना एक अल्टीरियर मोटिव पूरा कर रहे हैं। हाँ, ऐसा बहुत हुआ है कि बहुत लोग ट्रॉमेटाइज गए होंगे हमारे देश में, वहां पे जो भी है वो देखा होगा, इतने कत्लेआम ये सब चीजें हुई हैं यार, मगर उस चीज को तुम आगे चल के जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी और की मौत से कि मैं इसको मार दूंगा। बिल्कुल वो बात ही नहीं, वहां नहीं बोल रही मैं, पहलवान के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि पहलवान भी अगर वो कर रहा है ना, इसकी हमने देखा है, तो इसलिए मैं दुखी, वो नहीं था उसका मोटिव, वो आखिर में बोल देता है भैया कि मैं तो पैसा लेने आया, ये बोल। एनीवेज ये जो जितना मुझे थोड़ा सा इंटरेक्शन याद है वजाद साहब के साथ उस नाटक के बाद, तो उन्होंने शायद हमें बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा कोई ये नाटक का मंचन हुआ था, और कोई एक मोहतरमा थी और उनके मतलब शायद कुछ आँख की दिक्कत थी, मतलब शायद उनका डाइल्यूट नहीं रहती थी, आंसू नहीं आते, आंसू वही डाइल्यूट नहीं रहती थी, और उनके भी आंसू आ गए थे। तो ये नाटक की खूबसूरती है, और ये हर नाटक की खूबसूरती है कि वो जो इमोशंस जो वो कहते हैं रस, आपत्ति का रस, नवरस जो बात करते हैं ना, तो वो होता है। एनीवेज बहुत
हमने बहुत ट्रॉमेटिक तरीके से या फिर जो भी है एक पूरे ट्रॉमेटिक टॉपिक पे बात करी, तो एक जाते जाते एक चीज़ जो एक अच्छा किस्सा भी है ये, या फिर वैसे है कि जो मुझसे मैंने हर वीडियो में कहा कि एक किरदार ज़रूर लिखा जाता है जिसका सिर्फ नाम आता है जिसका महज नाम आता है और उसके नाम पे बहुत होता है, वैसा ही एक नाम ये करता था वो किरदार। नहीं वैसा ही एक किरदार इसमें भी है, रतन लाल जौहरी जो माई का बेटा है। तो जब भी कोई नया जैसे काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए और लॉन्गेस्ट रनिंग प्रैंक। हाँ, क्योंकि जैसे कॉलेजेस में रैगिंग होती है, जो सीनियर लोग बैठे रहते थे कि तुम्हें क्या मिलेगा लाहौर में, तुम एक काम करो, जाओ रतन लाल जौहरी का किरदार प्रिपेयर करके आओ और कल जाओ। बंदा पूरा स्क्रिप्ट पढ़ लेता था पर उसे रतन लाल जौहरी का एक डायलॉग नहीं मिलता था। मेरे को डायलॉग की तो दिखा मेरे को कुछ मिला नहीं, तो मैं कहता कि इम्प्रोवाइज कर लो सर, देख लेंगे। अच्छा, आप समझ चुके होंगे कि अगर नाटक वालों लोगों से नाटक की बातें करेंगे तो वक्त 1 घंटे से ज्यादा जा सकता है और जा चुका होगा। बात यही है कि हम तो नाटक पे, हम जैसे उमेद भी बोल रहा है बार बार, और हम सब भी ये बात को एग्री करते हैं कि हम डायलॉग्स में ही जीते हैं। आज तक कोई मुझे फोन करके पूछता है हाँ सुफियान कैसा है, तो इसी नाटक का वो डायलॉग है कि दुआ है आपकी, शुक्र है अल्लाह का। ये नाटक का डायलॉग है, मैं क्योंकि नाटकों में ही जीते हैं, सोचिए। नहीं, वो नाटक वालों को अगर बिठा के बात करने के लिए कहा जाए ना तो वो इतना लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो नहीं बनवाते। इसलिए तमाशा में भी इम्तियाज अली ने दिखाया था, चबूतरे में बैठ के पूरा रात बात करो तो बात करेंगे। एनीवेज, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, कुछ एंडिंग नोट किसी को? ये भले नाटक हमने जो बातें की मजहबी बातें हैं, लेकिन हमें अकबर इलावाली साहब का शेर है, उससे हम ये एंड करना चाहेंगे कि मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, फालतू की अक्ल हम में थी ही नहीं। तो बस ये वीडियो खत्म करते हैं। बस उमेश जा रहा है, हम भी जा रहे हैं, वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये बातें, ये डिस्कशन पसंद आई होगी। एक बहुत बीच में गोपाल दास का नाटक, एक गाना फेमस हुआ था, 30 साल की उम्र, गोपाल दत्त जी, गोपाल दत्त आप समझ सकते हैं, गोपाल दास धीरज जी वो भी बहुत बड़े गीतकार कि 30 साल की उम्र हो गई, टूटी टूटी कमर हो गई, ना नौकरी ना छोकरी ना गाड़ी ना घर, और करो थिएटर। चलिए, धन्यवाद।